जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एग्जाम एक्सप्रेस प्रो में। आज आपकी साइंस की अगली क्लास जिसमें हम पढ़ेंगे गति के नियम। तो गति के नियम पढ़ने से पहले चलते हैं बल। तो सबसे पहला टॉपिक आज का बल। बल क्या होता है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के स्थिति दिशा में परिवर्तन कर सकता है या परिवर्तन करने का प्रयास कर सकता है। मतलब बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो क्या कर सकता है? बल किसी वस्तु की स्थिति और स्थिति के साथ साथ आकार, आकृति में परिवर्तन कर सकता है या करने का प्रयास कर सकता है। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बल क्या क्या कार्य कर सकता है। बल क्या क्या कर सकता है? स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, आकार में परिवर्तन कर सकता है, आकृति में परिवर्तन कर सकता है और साथ ही साथ दिशा में भी परिवर्तन कर सकता है। किसमें? दिशा में। और साथ ही साथ ये भी आप ध्यान रखें, ये परिवर्तन कर भी सकता है और परिवर्तन करने का प्रयास भी कर सकता है। जरूरी नहीं है कि बल के द्वारा ये परिवर्तन हो। जैसे इस बोर्ड पे मैं ऐसे बल लगाऊं तो ये बोर्ड अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस पे बल नहीं लगा, बल लग रहा है लेकिन इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि बल एक ऐसा कारक है जो परिवर्तन कर भी सकता है और परिवर्तन करने का प्रयास भी कर सकता है। बल एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल के लिए जो सूत्र लगता है, बल के लिए सूत्र होगा F बराबर ma। बल बराबर ma। m का मतलब द्रव्यमान, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। यहाँ पे जो m है इसे द्रव्यमान को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो a है, ये इससे पहली वीडियो में, लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि a जो होता है वो त्वरण को प्रदर्शित करता है। उसके बाद आता है आपका मात्रक। कैसे बना? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो होता है ये ही क्या हो जाता है? न्यूटन हो जाता है। इसका ही नाम क्या है? न्यूटन। ये जो मात्रक है ये एसआई पद्धति में मात्रक है बल का। बल का एसआई पद्धति में मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। और साथ ही साथ अगर आप इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक की बात करें, सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है डाइन। क्या होता है? डाइन। जो डाइन होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो गया बल। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका गति के नियम। क्या आता है? गति के नियम। देखिए, गैलीलियो और न्यूटन ने गति पर आधारित बहुत सारे कथन पर निष्कर्ष किया और कुछ कथन दिए जिसमें मुख्यतः न्यूटन के गति के 3 नियम बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुए। और न्यूटन के गति के जो 3 नियम है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम। ठीक है, प्रथम नियम क्या होता है? न्यूटन के अनुसार ये कहें, इस नियम के अनुसार कोई भी वस्तु अगर गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही रहेगी और यदि विराम अवस्था में है
तो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। ठीक है, एक बार और समझते हैं। कोई भी वस्तु जिस अवस्था में रहती है वो उसी अवस्था में रहने का प्रयास करती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। ठीक है, अब इसी बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, जैसे आप किसी मेज पर बुक रख दीजिए तो क्या वो बुक अपने आप उठ के चली जाएगी? नहीं जा सकती, उसे आपको उठाना पड़ेगा, यानी उस पर एक बाह्य बल लगाना पड़ेगा, जब ही उसकी स्थिति परिवर्तन होगी, वरना नहीं। तो न्यूटन के अनुसार कोई भी वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। तो एक बार और देखते हैं प्रथम नियम क्या है। सीधी सी बात है, न्यूटन का जो गति का प्रथम नियम है वो क्या है? वो ये है कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति बनाए रखने का प्रयास करती है। ठीक है, क्या? स्थिति बनाए रखने का प्रयास करती है। मतलब अगर वो गति की अवस्था में है, गति में है, तो वो गति में रहेगी, और अगर विराम में है तो विराम में ही रहेगी। यही न्यूटन का गति का प्रथम नियम है। इसे बोलते हैं जड़त्व का नियम। इस पे क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, जड़त्व का नियम न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। ठीक है, जड़त्व का नियम कौन से नियम को बोलते हैं? जड़त्व का नियम न्यूटन का गति का प्रथम नियम होता है। उसके बाद इसमें ये वर्ड आया जड़त्व। ये जड़त्व क्या होता है? क्या आया? जड़त्व। ये जड़त्व क्या होता है? जड़त्व होता है किसी भी वस्तु के द्रव्यमान की माप। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान की माप। ठीक है जी, जड़त्व जो होता है किसी भी वस्तु के द्रव्यमान की माप होती है। ये बात आप ध्यान रखें, इस पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत बार। क्या? कि जड़त्व क्या है? जड़त्व है किसी भी वस्तु के द्रव्यमान की माप। और ये भी ध्यान रखें, जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक उसका जड़त्व भी अधिक होता है। जिसका द्रव्यमान अधिक उसका जड़त्व भी अधिक होता है। तभी तो जो ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है वो क्या करती है? अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध उतना ही ज़्यादा करती है। क्यों? आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं, जो भारी चीज़ है उस भारी चीज़ को दूसरी जगह ले जाने में आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ को, मतलब भारी चीज़ को दूसरी जगह ले जाने के लिए आपको ज़्यादा बल की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए कहा जाता है कि जो ज़्यादा वजन वाली चीज़ होती है उसका जड़त्व अधिक होता है, और जो कम वजन वाली चीज़ होती है, जिसका द्रव्यमान कम होता है, कम द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व भी कम होगा। ये बात आप ध्यान रखें। ये न्यूटन का गति का प्रथम नियम है। अब इसके अनुप्रयोग न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो है उसके अनुप्रयोग मतलब कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। आप सभी ने ट्रैवलिंग की होगी, यानी गाड़ी में बैठ के गए होंगे, बस में गए होंगे, ट्रेन में गए होंगे, कहीं ना कहीं आप गए होंगे, बाइक पे गए होंगे। तो जब गाड़ी चल रही होती है और अचानक से ब्रेक लग जाते हैं, तो हमारा जो शरीर है वो आगे की तरफ झुक जाता है। यानी चल रही है गाड़ी और एकदम से ब्रेक लगा दिया तो हमारा शरीर जो है वो आगे की ओर झुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो क्या होता है, जब गाड़ी चल रही होती है तो गाड़ी के साथ साथ हमारा शरीर भी चल रहा होता है।
लेकिन जैसे ही गाड़ी में ब्रेक लगे, गाड़ी तो रुक गई लेकिन हमारा शरीर चलता रहेगा, यानी हमारी जो बॉडी है वो अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध कर रही है उस वक्त। मतलब गाड़ी चल रही है, गाड़ी में ब्रेक लगे, गाड़ी तो रुक गई और हमारा शरीर क्या होगा, आगे की ओर झुक जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जड़त्व का नियम लग गया। जड़त्व का नियम कैसे? क्योंकि हमारी बॉडी, हमारा शरीर गाड़ी के साथ साथ गति की अवस्था में था और जैसे ही ब्रेक लगे वो शरीर गति की अवस्था में ही रहेगा, लेकिन गाड़ी रुक गई। इस वजह से हम आगे की ओर झुक जाएंगे। यहाँ पे न्यूटन का गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम लागू हो जाता है। इसी प्रकार जब गाड़ी आप लेके चलेंगे, गाड़ी रुकी हुई है, आराम से बैठे हैं, एकदम से लेके चलेंगे तो पीछे की ओर शरीर हमारा जाएगा, पीछे की ओर जाएगा, वो भी जड़त्व का नियम होता है। अच्छा जी, जड़त्व 3 प्रकार का होता है। जड़त्व 3 प्रकार का होता है। एक विराम का जड़त्व, एक गति का जड़त्व, और एक होता है दिशा का जड़त्व। बस इसमें इतना ही क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा जड़त्व पर। एक तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक तो न्यूटन के प्रथम नियम को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, जड़त्व के नियम से जाना जाता है। अच्छा, इस पर क्वेश्चन आ सकता है जड़त्व क्या होता है। जड़त्व होता है किसी भी पदार्थ के या किसी भी वस्तु के द्रव्यमान की माप होती है। ठीक, एक क्वेश्चन हो सकता है जड़त्व का नियम क्या होता है। कोई भी वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। अब एक ये है कि जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा, उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होता है। यानी ज़्यादा द्रव्यमान तो जड़त्व अधिक, कम द्रव्यमान तो जड़त्व कम होता है। ये आपका न्यूटन की गति का प्रथम नियम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या कहता है कि किसी भी वस्तु पर जो बाह्य बल कार्य करता है, किसी भी वस्तु पर जो बाह्य बल कार्य करता है वो संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी भी वस्तु पर लगने वाला जो बाह्य बल है वो वस्तु की संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है। ये ध्यान रखना, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम F बराबर ma नहीं है। न्यूटन की गति का जो नियम है, न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम है वो क्या है? बल अनुक्रमानुपाती होगा संवेग परिवर्तन की दर के। किसके? संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होगा। ये क्या है? ये न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से ये संबंध स्थापित किया जाता है, यानी इसकी सहायता से ये संबंध स्थापित किया जाता है। इस चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया मैंने कि जो बल है वो अनुक्रमानुपाती है संवेग परिवर्तन की दर के। संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती क्या है? बल। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है। संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अब बात करते हैं हम किसकी? पहले बात करेंगे हम किसकी? संवेग की। अब ये संवेग क्या है? क्या? संवेग। संवेग यानी मोमेंटम। संवेग यानी मोमेंटम। ये संवेग क्या होता है? संवेग होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसकी गति यानी उसका वेग,
यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। संवेग एक सदिश राशि है, संवेग एक सदिश राशि है, ठीक है। संवेग एक सदिश राशि है और इसकी दिशा वेग की दिशा होती है। जो दिशा वेग की होगी वही दिशा संवेग की होती है। अच्छा जी, उसके बाद आता है आपका द्रव्यमान गुना वेग। इसका मात्रक, मात्रक क्या बनेगा आप खुद सोचिए। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, तो संवेग का मात्रक होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद आता है आपका क्या, संवेग को हम P से प्रदर्शित करते हैं, संवेग को हम P से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल p से, ठीक है। तो संवेग जो होता है वो हो जाएगा आपका P बराबर mv, क्या हो जाएगा, P बराबर mv, ठीक है। अब समझते हैं हम दोबारा से न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। संवेग को एक बार और समझ लीजिए। संवेग होता है किसी भी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर, ठीक। द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं, वेग को v से प्रदर्शित करते हैं, संवेग को p से प्रदर्शित करते हैं। तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, ठीक है। अब न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम है उस पे आते हैं। अब न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम है वो है कि किसी भी वस्तु पर लगाया गया जो बल है वो संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये कोई फुटबॉल है और इस फुटबॉल का द्रव्यमान m है और ये v1 वेग से चल रही है, क्या, v1 वेग से चल रही है। अब किसी ने क्या किया, इस पे आके किक कर दिया, किक मतलब लात मार दी, किक कर दिया इस पे, और जैसे इसको किक करेंगे, किक करते ही इसका जो वेग है वो परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान एज इट इज रहेगा और वेग क्या हो जाएगा, v2, यानी वेग परिवर्तित हो गया। अब क्या हुआ कि जो वेग है, जो द्रव्यमान है वो एज इट इज है, जो वेग है वो v1 था, अब क्या हो गया v2, जैसे किक की वेग बदल गया। अब पहली स्थिति में यानी प्रारंभिक स्थिति में जो क्या है संवेग है p1 वो क्या हो जाएगा mv1, और जो द्वितीय स्थिति में संवेग है वो हो जाएगा p2 बराबर mv2, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही वस्तु के दो संवेग हो गए, ठीक है। अब जो बल है वो क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो बल है वो क्या हो जाएगा, आपका बल हो जाएगा अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग और बटे समय, यानी कितने समय में वो संवेग जो है वो परिवर्तित हुआ, क्या, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बटे समय। अब अंतिम संवेग क्या था, अंतिम संवेग क्या था p2 हो जाएगा आपका mv2, और प्रारंभिक संवेग क्या था, प्रारंभिक संवेग था आपका p1 हो जाएगा mv1। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि जो बल है वो अनुक्रमानुपाती हो गया किसके, p2 माइनस p1 और अपॉन t, p2 माइनस p1 बटे t, f अनुक्रमानुपाती हो गया अब जा mv2 माइनस mv1 और बटे t, m को बाहर आ गया, v2 माइनस v1 बटे t। अब यहाँ से v2 माइनस v1 जो बटे t है वो क्या हो गया,
वेग परिवर्तन की दर, और वेग परिवर्तन की दर होती है त्वरण। वेग परिवर्तन की क्या दर क्या होती है? त्वरण। तो F अनुक्रमानुपाती हो गई ma के, यहाँ से सूत्र बनता है। अब अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटा लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लेते हैं? एक नियतांक ले लेते हैं। ये नियतांक एक निश्चित मान होता है, यानी F बराबर क्या हो गया? K ma, माना K जो है 1 है, तो F बराबर क्या हो जाएगा? ma। यहाँ से क्या हुआ? बल का जो सूत्र है वो स्थापित हो गया। तो आपको तो बस इतना याद रखना है कि जो किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह बल संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। इतना आपको याद रखना है इसमें, ठीक है। और एक ये भी याद रखना है कि F बराबर m में होता है, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। और ये याद रखना है बल अनुक्रमानुपाती है संवेग, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बटे समय। और ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, बल अनुक्रमानुपाती संवेग परिवर्तन की दर। ये आपका द्वितीय नियम हुआ। अब द्वितीय नियम के हो गए अनुप्रयोग। क्या हुए? द्वितीय नियम के अनुप्रयोग। तो द्वितीय नियम के अनुप्रयोग क्या क्या है? आपके द्वितीय नियम के अनुप्रयोग हो जाते हैं, जैसे कि आपने सभी ने क्रिकेट खेला होगा। क्या खेला होगा? क्रिकेट। अब क्या होता है, जैसे ही कोई शॉट आता है और वो शॉट कैच के रूप में आता है। कैच, जब हम कैच लेते हैं तो कैच कैसे लेते हैं? ऐसे लेके पीछे हाथ हटाते हैं। पीछे हाथ हटाने से क्या होता है कि जो बल है वो समय के है। यहाँ पे क्या, यहाँ से देखिए, बल समय के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। बल समय के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब अगर समय बढ़ जाता है तो बल घट जाता है। मतलब अब यहाँ पे दो वर्ड है, शायद यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा। अनुक्रमानुपाती वर्ड बोल रहा हूँ मैं बार बार। क्या बोल रहा हूँ? अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है अगर ये चीज़ बढ़ रही है तो ये भी बढ़ेगी, और अगर ये चीज़ कम हो रही है तो ये भी कम होगी। यानी अनुकरण करता हो, एक चीज़ जो है वो दूसरे का अनुकरण अगर कर रही है तो होता है अनुक्रमानुपाती। अब व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? अगर एक चीज़ बढ़ती है और दूसरी घट जाती है। अगर एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी घट जाती है, वो होता है व्युत्क्रमानुपाती। यानी जो बटे में आया होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होता है हमेशा, और जो गुणा में आया रहता है वो क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो बल है, बल व्युत्क्रमानुपाती हो गया यहाँ पे समय के। यहाँ ध्यान दे, समय के। तो समय जितना बढ़ता चला जाएगा बल उतना कम होता चला जाएगा। समय जितना बढ़ेगा बल उतना कम होगा। ये आप ध्यान रखें, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, क्रिकेट वाली कंडीशन में जब कैच आता है तो कैच लेते टाइम हम अपना हाथ पीछे की तरफ हटाते हैं। तो जब हम पीछे की तरफ हटाते हैं तो बॉल को हमारे हाथ तक आने में थोड़ा समय लगता है। तो समय जैसे ही बढ़ गया तो बल कम हो जाता है, और बल कम होने से क्या हो जाती है? चोट कम लगती है। तो चोट को कम करने के लिए हमें हाथ को पीछे ले जाना पड़ता है, और वो पकड़ भी अच्छे से हो पाती है, ठीक है। ये हो गया आपका न्यूटन की गति का द्वितीय नियम का अनुप्रयोग। ऐसे ही आप और भी बहुत सारे अनुप्रयोग देख सकते हैं डेली लाइफ में। उसके बाद आता है आपका क्या? तृतीय नियम। क्या? तृतीय नियम। तृतीय नियम क्या है भाई? तृतीय नियम है आपका सिंपल सा, बहुत ही सिंपल नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यानी अगर आप किसी भी वस्तु पर बल लगा रहे हैं अकॉर्डिंग टू, मतलब न्यूटन के अनुसार ये न्यूटन कहते हैं कि अगर आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो वह वस्तु भी आपके ऊपर उतना ही बल लगाएगी। यानी वह वस्तु भी उतना ही बल कार्य, उस वस्तु द्वारा भी उतना ही बल कार्य करेगा, ठीक है। तो जितना बल किसी वस्तु पर आप लगाओगे उतना ही बल वो वस्तु भी आप पर लगाएगी। इसे बोलते हैं क्या? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आपकी समझ आ गया होगा। क्या है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम? जब आप किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी आप पर उतना ही बल
लगाती है वापस से। अब इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्या कि ये जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है ये युग्म में लगता है, यानी जोड़े में लगता है। जैसे कि जब दो वस्तु एक साथ आपस में कार्य कर रही हो, एक दूसरे पर बल लगा रही हो, तभी ये नियम लागू होता है। किसी एक वस्तु पर न्यूटन की गति का तृतीय नियम लागू नहीं होता। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यानी दो वस्तुओं के बीच ही लागू होता है, किसी एक वस्तु पर लागू नहीं होता। ठीक है, अब बात करते हैं हम न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कुछ उदाहरण मतलब अनुप्रयोग। न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुप्रयोग। तृतीय नियम के अनुप्रयोग क्या है भाई? तृतीय नियम के अनुप्रयोग है क्या ये कि जब आप बंदूक से गोली छोड़ें, तो जब आप बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो क्या होता है? बंदूक से गोली छोड़ने पर आपको जैसे गोली छोड़ते हैं तो बंदूक गोली पर बल लगाती है, और जैसे ही गोली निकल के जाती है तुरंत के तुरंत वापस से बंदूक पे भी एक झटका लगता है, जो कि हमारे हाथ पे बंदूक से एक झटका जो है हमारी तरफ एक लगता है। तो क्या हुआ कि जैसे गोली पे चोट लगी, गोली पर बल लगा, तुरंत के तुरंत बंदूक पे भी एक बल कार्य करता है। तो इसमें क्या हो गया? गति का तृतीय नियम प्रयोग हो गया। उसके बाद आता है आपका रॉकेट। जैसे ही छोड़ा जाता है, क्या छोड़ा जाता है? रॉकेट। तो रॉकेट जैसे ही छोड़ा जाता है तो रॉकेट से निकलने वाली गैसें क्या करती है? पृथ्वी पर बल लगाती है। क्या लगाती है? पृथ्वी पर बल लगाती है, और पृथ्वी फिर उस पर वापस से बल लगाती है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया हो गई, एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं। तो इससे क्या होता है? रॉकेट पर एक बल कार्य करता है और रॉकेट गति की अवस्था में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्या? नेक्स्ट टॉपिक संवेग संरक्षण का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत ये होता है कि हर किसी अवस्था में संवेग क्या रहता है? नियत रहता है। हर किसी अवस्था में क्या रहता है? संवेग जो है वो नियत रहता है। ठीक है, यदि कोई कणों का एक समूह है, यदि कोई एक कणों का एक समूह है, तो उन कणों का अलग अलग संवेग उस पूरे समूह के संवेग के बराबर होगा। मतलब अलग अलग जो कणों का संवेग है उनका योग बराबर होगा पूरे एक समूह के संवेग के। ठीक है, यानी इससे आप ये समझ सकते हैं कि संवेग जो होता है वो नियत रहता है। यानी नियत का मतलब है ना तो कम हो सकता ना ही ज़्यादा हो सकता, वो क्या रहेगा? नियत रहेगा। जैसे अभी अभी थोड़ी देर पहले एक बंदूक का एग्जाम्पल दिया था, तो बंदूक के एग्जाम्पल में क्या कहा था कि जैसे ही बंदूक की गोली पर बल लगता है उसी प्रकार बंदूक पर भी एक बल कार्य करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि जैसे ही एक गोली जो है एक गोली जो है वो आगे की तरफ जाती है, मान के चलो ये v वेग से जाती है। कितने वेग से? v वेग से। ये तो बहुत तेजी से जाएगी, और इस गोली का जो द्रव्यमान है वो m है। गोली का द्रव्यमान कितना है? m है। तो इसका संवेग क्या हो जाएगा? गोली का संवेग हो जाएगा mv। ठीक है, अब जो बंदूक है, जो बंदूक है, इस बंदूक से ही तो छोड़ी गई है गोली, तो क्या इस बंदूक पे भी एक बल लगेगा? जी लगेगा, बिल्कुल। ये बंदूक भी क्या हो जाएगी? v वेग से उल्टी दिशा में वापस से, यानी झटका लगेगा, एक बल कार्य करेगा, और ये एक v वेग से पीछे की ओर जाएगी। और मान के चलो इसका द्रव्यमान कैपिटल M यानी बड़ा M है, तो इसका संवेग हो जाएगा mv। ठीक है, बड़ा M बड़ा v। अब ये जो कहता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि इस गोली का जो संवेग है, इस बंदूक का जो संवेग है इस गोली के संवेग के बराबर रहेगा। अब इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई गोली का जो द्रव्यमान है वो तो कम है,
गोली का जो द्रव्यमान है वो तो कम है, लेकिन वेग बहुत ज़्यादा है। गोली का द्रव्यमान क्या है, कम है, और वेग क्या है, बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अब अगर हम किसकी बात करें, बंदूक की, तो बंदूक का द्रव्यमान बहुत कम है, लेकिन वेग क्या हो गया, द्रव्यमान तो बहुत ज़्यादा हो गया और वेग बहुत कम होगा, क्योंकि हल्का सा झटका ही तो लगेगा पीछे की तरफ, तो वेग उसका कम होगा। ठीक है, तो अब यहाँ एक चीज़ देखें, इसका द्रव्यमान ज़्यादा है, इसका द्रव्यमान कम है, इसका द्रव्यमान ज़्यादा है, इसका वेग ज़्यादा है, इसका वेग कम है, यानी एक का द्रव्यमान ज़्यादा हो गया तो दूसरे का वेग ज़्यादा हो गया। ठीक है, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसका वेग कम, जिसका वेग ज़्यादा उसका द्रव्यमान कम। तो इस वजह से क्या कह सकते हैं हम कि जो गोली का द्रव्यमान है, जो गोली का द्रव्यमान है वो कम होने की वजह से उसका वेग ज़्यादा हो जाता है, तो उसका संवेग जो हो जाएगा वो संवेग किसके बराबर होगा, बंदूक के संवेग के बराबर होगा। इसे ही हम क्या बोलते हैं, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है जी, ये हो गया आपका संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, अब ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत रॉकेट प्रणोदन वगैरह में प्रयोग किया जाता है, और भी बहुत सारे कार्यों में। बंदूक का सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल जो आता है वो बंदूक का आता है। ठीक है, इसमें किसका आता है, बंदूक का एग्जाम्पल आता है, जो मैंने आपको अभी अभी दिया है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, क्या, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे दे सकता है कि जैसे भाई एक बंदूक है और उस बंदूक का द्रव्यमान क्या है, 10 किलोग्राम है। उस बंदूक का किलोग्राम कितना है, वो द्रव्यमान कितना है, 10 किलोग्राम। ठीक है, तो आप उसे कैपिटल एम ले लेंगे, और एक इससे गोली छोड़ी गई जिसका द्रव्यमान कितना हो गया, 1 ग्राम, या आप ये कह सकते हैं 10 ग्राम। गोली का द्रव्यमान कितना ले लिया, 10 ग्राम। वेग कितना हो जाएगा उसका, वेग ले लिया सपोज करो 100 मीटर प्रति सेकंड, 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है। तो पूछ लिया कि बंदूक का द्रव्यमान क्या होगा, बंदूक का द्रव्यमान क्या होगा, तो अपना संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाइए, एम वी बराबर एम वी। आपको क्या पूछा, बंदूक का। अपना गोली का द्रव्यमान रखो, यहाँ देखो 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, ये किलोग्राम में है, ये ग्राम में है, तो इसे भी आपको क्या करना होगा, किलोग्राम में ही बदलना होगा। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग कर देते हैं। वेग कितना हुआ, वेग कितना है, 100, वेग कितना हुआ, 100 बराबर, इसका द्रव्यमान कितना था, 10 और v। अब क्या हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 1 जीरो से 1 जीरो कटी, यानी कितना आ गया, 1 बराबर 10v। तो इसका जो वेग होगा, ये v इधर आ जाएगा 1/10, यानी देखो कितना छोटा सा वेग आया, 0.1 मीटर प्रति सेकंड, 0.1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये बंदूक जो है वो गति करेगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आता है आपका एक पॉइंट जो कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम से है, F बराबर ma। तो कभी कभी इसमें क्वेश्चन कर लेता है कि अगर त्वरण को स्थिर मान लिया जाए या त्वरण को नियत मान लिया जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बल किसके अनुक्रमानुपाती होगा, बल होगा भाई अनुक्रमानुपाती द्रव्यमान के। अगर A नियत है, अगर A नियत है यानी त्वरण अगर नियत है तो बल जो होता है वो द्रव्यमान के क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। और अगर त्वरण नियत है, अगर त्वरण नियत है तो द्रव्यमान के, और अगर द्रव्यमान नियत है, अगर द्रव्यमान नियत है तो क्या हो जाएगा, त्वरण के अनुक्रमानुपाती। मुख्य रूप से अगर आप समझे तो द्रव्यमान जो होता है वो नियत रहेगा किसी भी वस्तु के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका ये टॉपिक हो जाता है कंप्लीट, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, एक बार दोबारा से मोटा मोटा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्या, सबसे पहले बल, बल क्या होता है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति, अवस्था, आकृति या दिशा में परिवर्तन कर सकता है।
ठीक है। बल एक सदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन होता है। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक डाइन होता है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका दूसरा गति के नियम। गति के नियम में आपका क्या आएगा, पहले न्यूटन के गति का प्रथम नियम। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और इसमें क्या कहा जाता है कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब जो अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, विराम अवस्था में है तो विराम की अवस्था में रहेगी। और दूसरा इसमें क्या आ जाएगा, इसके अनुप्रयोग, जैसे गाड़ी में बैठा व्यक्ति ब्रेक लगने पर आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्रथम नियम हो गया। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब ये जड़त्व क्या होता है, जड़त्व होता है किसी भी वस्तु के द्रव्यमान की माप। किसी भी वस्तु के क्या द्रव्यमान की माप होता है जड़त्व। उसके बाद आता है जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। ये हो गया आपका प्रथम नियम कंप्लीट। उसके बाद आता है द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या होता है, द्वितीय नियम होता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी F अनुक्रमानुपाती होता है संवेग परिवर्तन की दर के, संवेग परिवर्तन की दर के, यानी F P2 माइनस P1 और बटे T, P2 माइनस P1 बटे T। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, द्वितीय नियम। ठीक है, इसमें वर्ड आया संवेग। संवेग क्या होता है, संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग। क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान गुणा वेग हो गया। यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। और यह क्या होता है, इसमें द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया इसका मात्रक। उसके बाद आता है आपका तृतीय नियम। तृतीय नियम क्या होता है, तृतीय नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नाम। यानी अगर किसी वस्तु पर बल लगा रहे हो तो वह वस्तु भी आप पर उतना ही बल लगाएगी। ठीक है, ये नियम हमेशा 2 वस्तुओं पर लागू होता है, ये अकेली एक वस्तु पर लागू नहीं होता। इसका एग्जाम्पल मैंने बताए थे, जैसे रॉकेट को छोड़ा जाता है तो उसमें रॉकेट से निकलने वाली गैस पृथ्वी पर बल लगाती है और पृथ्वी जो है फिर रॉकेट पर बल लगाती है। ठीक है, ये हो गया आपका तृतीय नियम। उसके बाद आता है आपका संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है भाई, संवेग संरक्षण का सिद्धांत है कि किसी, मतलब ये समझ लीजिए कि अगर एक कणों का समूह है तो उन कणों का अलग अलग जो संवेग होगा उनका योग बराबर होगा किसके, पूरे समूह के संवेग के। मतलब जैसे ये कण है और इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2, इसका द्रव्यमान m3, इस तरीके से, तो और वेग इनका v1 v2 v3 हो जाएगा। तो m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 बराबर हो जाएगा किसके, बड़ा M और V के। इसे कहते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका सेशन कंप्लीट। धन्यवाद।